हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन, आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आज हम लेके आए हैं एक दमदार सेशन मानव शरीर से संबंधित करीब 250 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे में बार बार आते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 250 एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी दमदार सेशन होगा, तो इसके साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा कार्ल एंड स्टीनर। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल एंड स्टीनर। ठीक है। विलियम हार्वे ने रुधिर संचरण की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए व बी हो तो उसका रुधिर वर्ग होगा। तो अगर किसी व्यक्ति के रुधिर में आरबीसी में एंटीजन ए व बी हो तो उसका रुधिर वर्ग होगा ए बी। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी। आगे देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपको ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो समझ आने लग जाएंगे। किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन केवल बी हो तो उसका रुधिर वर्ग होगा। अगर बी है एंटीजन तो केवल, तो उसका आंसर होगा, तो उसका रुधिर वर्ग बी होगा। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए हो तो उसका रुधिर वर्ग होगा केवल ए होगा, तो उसका रुधिर वर्ग ए होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से एंटीबॉडीज होता है, यानी निम्न में से एंटीबॉडीज किस में होता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लाज्मा या सभी में? तो इसमें एंटीबॉडीज जिसे अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी, तो इसमें होता है प्लाज्मा में। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। और जो एंटीबॉडीज होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, दो होते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से एंटीजन होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या ऑल? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी, यानी आरबीसी में एंटीजन होता है। और एंटीजन होता है ए और बी, यानी कैपिटल ए और बी से एंटीजन को प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से प्लाज्मा में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फाइब्रिनोजन? तो प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजन। तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजर। आगे देखते हैं। निम्न में से प्लाज्मा में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फाइब्रिनोजन? तो ये रिपीट हो गया, तो इसका फाइब्रिनोजन ही होगा। निम्न में से रुधिर में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर होगा, एक बार बताइए आप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल, यानी कि जो रुधिर होता है उसमें आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लाज्मा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर स्कंदन किन रुधिर कणिकाओं के बिना संभव नहीं है? रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है? रुधिर स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेलेट्स। और प्लेलेट्स को क्या बोलते हैं अपन? थ्रोम्बोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोप्लेट्स किसे बोलते हैं? ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट, यानी थ्रोम्बोसाइट अगर नहीं है तो रुधिर जमना असंभव होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से किस में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? कैंचुए में, कुत्ते में, बर्फ मछली या सभी में? तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ मछली। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और देखते हैं। हृदय एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है, इसे क्या कहते हैं? यानी हृदय एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोक आयतन। तो राइट आंसर होगा स्ट्रोक आयतन। हार्ट बीट किसे कहते हैं? जब हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फूलता है तो इस एक क्रिया को हार्ट बीट कहते हैं। जब ये लगातार चलता रहता है तो इसे बोलते हैं कार्डियक चक्कर। और हार्ट अटैक किसे कहते हैं? जब अचानक हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। आगे देखते हैं। रुधिर बैंकों में किसे सुखाकर पाउडर के रूप में रखते हैं? यानी रुधिर बैंक में किसे सुखाकर? तो रुधिर बैंक में रुधिर के अलावा प्लाज्मा भी रख सकते हैं और प्लाज्मा को अपन सुखाकर पाउडर के रूप में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। जब किसी व्यक्ति के रुधिर को अन्य व्यक्ति के रुधिर में छिड़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो उसे कहते हैं रक्ताधान। तो धान का इसको
एक बार ध्यान से समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रक्तदान किसे कहते हैं और रक्तादान किसे कहते हैं। रक्तदान जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड देते हैं यानी डोनेट करते हैं तो अपना काम क्या हो गया, केवल देने का, ठीक है, तो उसे तो कहते हैं रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन। और जब किसी को छड़ाया जाता है वो ब्लड यानी छड़ाने की उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, रक्ता आदान, ठीक है, रक्ता आदान। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ट्रांसलेशन। ब्लडिंग अधिकतर महिलाओं में होती है और ब्लडिंग प्लेटलेट की कमी से भी होती है, यानी प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है डेंगू बुखार से तो उस समय भी ब्लडिंग चालू हो जाती है। ब्लड प्रेशर, जब दाब से अगर कोई रुधिर बहता है तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह कितना रुधिर दान दे सकता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह कितना रुधिर दान दे सकता है कि जिससे वह क्या हो, फिट रहे और वह हर महीने उतना रुधिर दान दे सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रुधिर कितना दान दे सकता है जिससे कि वो फिट रहे, तो मैक्सिमम दान आएगा 600 ml। आगे देखते हैं, ब्लड बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाकर उचित तापमान पर फ्रिज में सील बंद बोतलों में रखा जाए, ठीक है। यानी ब्लड बैंक में रुधिर को जब हम सुरक्षित रखते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसे सील बंद बोतलों या फिर पॉली बैगों में उचित तापमान पर फ्रिज में रख दिया जाता है, तो इसमें आएगा सोडियम साइट्रेट। आगे देखते हैं, रुधिर बैंक में रुधिर को कितने दिनों तक ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, यानी कि रुधिर बैंक में रुधिर को कितने दिनों तक ज्यों का त्यों, यानी जिस अवस्था में हम ब्लड डोनेशन करते हैं उसी अवस्था में उसे कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, 70 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 30 दिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक है, तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस सोसाइटी। और रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ है, हमारे इंडिया दिल्ली में है, यानी कि ये जो दिल्ली है वहीं पर रेड क्रॉस सोसाइटी है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलकर इमल्सीकृत वसा बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कॉइल, लिंगामेंट या कंडरा, तो इसे कहते हैं अपन कॉइल। तो इसका राइट आंसर होगा कॉइल। लिंगामेंट क्या होता है, जब हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है तो इसे लिंगामेंट। कंडरा क्या होता है, जब हड्डी से पेशियाँ जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं कंडरा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, निम्न में से लसिका का में नहीं होता है, कि लसिका में नहीं होता है, क्या नहीं होता है लसिका में, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि लसिका में तीनों ही नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होता, ठीक है, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें इसमें एक मिनट, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इसमें देखो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन नहीं होता है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आगे देखते हैं, लसिका का रंग कैसा होता है, कि जो लसिका होता है उसका रंग कैसा होता है, तो लसिका का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। आगे देखते हैं, लसिका तंत्र के भाग 4 हैं, केशिकाएं, वाहिनियां, गांठें और लसिका अंग, तो ये लसिका तंत्र के भाग होते हैं। आगे देखते हैं, लसिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो लसिका तंत्र के मैंने अभी बताया कितने भाग होते हैं, 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, तो एक अन्य परिसंचरण तंत्र, तरल तंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है लसिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा लसिका तंत्र। कंकाल तंत्र में हस्तियाँ होती हैं, तो ये तरल तंत्र नहीं है। आहार तंत्र में भी लुगदी के रूप में आहार जाता है, तो वो भी तरल तंत्र नहीं है। श्वसन तंत्र में तो वायु का आदान प्रदान होता है, तो ये भी तरल तंत्र नहीं है, तो लसिका तंत्र होता है। इसका देखो कि उत्तकों व अंगों की कोशिकाओं के बीच में पोषक पदार्थ O2, CO2 व उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, धमनी के माध्यम से, सिरा के माध्यम से, ग्रंथियों के माध्यम से, तो इसका आंसर होगा लसिका के माध्यम से, ठीक है, लसिका के माध्यम से। धमनी के माध्यम से और सिरा के माध्यम से CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, लेकिन किसके रूप में होता है, वो
वो किस में मिल के जाता है, वो जाता है रक्त में मिलकर। तो यहाँ पर O2 व CO2 व उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान लसिका के माध्यम से। आगे देखते हैं, रुधिर केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जाती, केवल प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं केशिकाओं की दीवारों में से छनकर उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंचते हैं। इस छने हुए द्रव को क्या कहते हैं, यानी इस छने हुए द्रव को क्या कहते हैं? लसिका, जलीय द्रव, काचाप द्रव या मूत्र? तो इसे कहते हैं अपन लसिका। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लसिका। काचाप द्रव हमारे आंख में होता है और जलीय द्रव भी आंख में होता है। रुधिर स्कंदन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कि रुधिर, तो मैंने अभी बताया था कि रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है? थक्का बनना। तो इसका राइट आंसर होगा थक्का बनना, थक्का बनना। किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं? तो एक बार बताओ कि किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं? अस्थिमज्जा, फिला, हृदय या फेफड़े? तो इसका राइट आंसर होगा फिला। और फिला को ही क्या कहते हैं अपन? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हो रहता है, यानी किस जंतु में हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में घुला रहता है? कछुआ, मगरमच्छ, केंचुआ या डायनासोर? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। जो केंचुआ होता है उसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में ही घुला रहता है। फिर है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की खोज की थी? किसने की थी? विलियम हार्वे ने, आइंस्टीन ने या लुई पास्चर ने या थॉमसन ने? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। लुई पास्चर ने टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आइंस्टीन ने न्यूटन आइंस्टीन। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है? हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर, यानी कितना लीटर रुधिर पंप करता है 1 मिनट में? तो इसका राइट आंसर होगा 5 लीटर। आगे देखते हैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको। एक धड़कन या हृदय स्पंदन में हृदय कितना रुधिर पंप करता है? एक धड़कन या हृदय स्पंदन, यानी एक बार जब वो हृदय पिचकता है तो उसमें कितना रुधिर पंप करता है? 80 ml, 60 ml, 50 ml या 70 ml? तो इसका राइट आंसर होगा 70 ml। तो इसका राइट आंसर होगा 70 ml। आगे देखते हैं, एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले हृदय स्पंदन की समाप्ति तक का घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो मैंने बोला था कि जो लगातार हृदय का जो पिचकना और फूलना चलता है उस लगातार क्रम को क्या कहते हैं? कार्डियक चक्र। इसका राइट आंसर होगा कार्डियक चक्र। ठीक है, कार्डियक चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा कार्डियक चक्र। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हृदय रुधिर को सिराओं से ग्रहण करता है, तो इस हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इसे कहते हैं शीतलन यानी फूलना। जब हृदय रुधिर को शरीर सिराओं से ग्रहण करता है तो इसे कहते हैं शीतलन यानी फूलना। हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है, यानी हृदय के द्वारा रुधिर जो होता है वो पंप किया जाता है धमनियों में। तो इस हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं? प्रकुचन, यानी इसमें हृदय क्या होता है? सिकुड़ जाता है। आगे देखते हैं, हृदय के प्रत्येक स्पंदन के पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगता है? यानी हृदय का एक स्पंदन पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है। हृदय की इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्पंदन या हार्ट बीट। ठीक है, हृदय की इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्पंदन या हार्ट बीट, यानी एक बार सिकुड़ता है एक बार फूलता है तो इसे कहते हैं हार्ट बीट। और जब ये लगातार क्रम चलता है उसे कहते हैं कार्डियक चक्र। लेकिन एक बार सिकुड़ना और एक बार फूलने को क्या कहते हैं? हार्ट बीट। सिराओं में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है? 64% भाग। धमनियों में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है? 15% भाग। किस रुधिर वाहिनी में वाल्व या कपाट होते हैं? सिराओं में। सिराओं में क्या होते हैं? वाल्व या कपाट होते हैं सिराओं में। तो वाल्व या कपाट क्या होते हैं? कि जो रुधिर को वापस जाने नहीं देते हैं। सिराएं प्राय शरीर में स्थित होती हैं अंगों के बाहर। अब अंगों के बाहर इसका मतलब ये नहीं कि हाथ के बाहर है, रह तो अंदर ही, ठीक है, लेकिन अंगों के बाहर होती है थोड़ी। धमनियां प्राय शरीर में स्थित होती है गहराई में, यानी कि गहराई में स्थित होती हैं ये।
सिरा की दीवारों में रुधिर दाब होता है बहुत ही कम। जो सिरा होती हैं उनमें रुधिर दाब बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिरा क्या करती है, रुधिर को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में लेके आती हैं। सिरा की दीवारें कैसी होती है, पतली एवं गुहा चौड़ी होती है, क्योंकि इनकी गुहा चौड़ी होती है इसलिए रुधिर दाब भी कम होता है। धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में कैसी होती है, मोटी एवं सकरी। अब देखो धमनी की दीवार क्या है, मोटी होती है और सकरी होती है। तो अब देखो सकरी होने के कारण इसमें रुधिर क्या होगा, दाब ज़्यादा होगा। धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में कैसी होती है, मोटी। धमनियाँ रंग सामान्य कैसा होता है, गुलाबी, यानी गुलाबी व चटक लाल रंग की धमनियाँ होती है। अपन देखते हैं कई बार ह्यूमन की बॉडी, तो उसमें क्या होता है, कुछ लाल और कुछ नीली रंग की होती हैं, तो जो लाल होती हैं वही धमनियाँ होती हैं। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में किसके द्वारा लाते हैं, यानी फेफड़ों में शुद्ध रुधिर, हृदय में अशुद्ध रुधिर आ जाता है, किसके द्वारा आता है, हृदय में अशुद्ध रुधिर सिराओं के द्वारा। फिर ये हृदय में आने के बाद इसमें हृदय से इसको फेफड़ों में भेजा जाता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी या फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा। पल्मोनरी या फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर किस में भेजा जाता है, फेफड़ों से हृदय में। हृदय से अशुद्ध रुधिर, यानी जब हृदय में अशुद्ध रुधिर आ जाता है तो उसे फेफड़ों में किसके द्वारा ले जाते हैं, तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। और धमनी क्या होती है, जबकि धमनी क्या होती है, हृदय से शुद्ध रुधिर जाता है। हृदय से अशुद्ध रुधिर कहाँ ले जाया जाता है, फेफड़ों में, यानी हृदय में जब अशुद्ध रुधिर आ जाता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, फेफड़ों में। तो दोस्तों सेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार रेलवे में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप एक बार कंटेस्ट याद कर लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। शरीर के अन्य भागों से सिरा द्वारा हृदय तक कौन सा रुधिर ले जाते हैं, यानी शरीर के अन्य भागों से सिराएं हृदय तक कौन सा रुधिर ले जाती है, तो असिद्ध व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। हृदय से धमनी सिरा के अन्य भागों तक कौन सा रुधिर ले जाती है, हृदय से धमनी सिरा के अन्य भागों तक कौन सा रुधिर ले जाती है, तो ये धमनी होती है ये शुद्ध व ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनी ले जाती है, तो सिरा, यानी शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनी ले जाती है, तो सिरा ले जाती है। हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनी ले जाती है, यानी हृदय से शरीर के अन्य भागों तक, तो धमनी लेके जाती है। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, रक्त वाहिनियाँ यानी रक्त को लाने और ले जाने का काम करने वाली कितनी वाहिनियाँ होती है, दो, धमनी और सिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टेज और सिरा को बोलते हैं वेनिस। रुधिर का संचरण किनके द्वारा होता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा। रुधिर का संचरण किनके द्वारा होता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति कौन सा रुधिर ले सकता है, तो ओ वाला व्यक्ति केवल ओ ही ले सकता है, कि जो ओ वाला व्यक्ति है केवल ओ ही ले सकता है। रुधिर वर्ग ए बी वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं, तो ए बी वाला रुधिर ए बी वाले व्यक्ति को ही दे सकते हैं। रुधिर वर्ग ओ वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं, सभी, ए बी और ओ। क्यों, क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, और मैंने बताया था अभी कि एंटीजन दो होते हैं, ए और बी, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता इसलिए जिस रुधिर में ये जाता है उसी का एंटीजन बना लेता है। रुधिर वर्ग बी वाला रुधिर किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं, रुधिर वर्ग बी वाला रुधिर किसको दे सकते हैं, बी को, क्योंकि बी में एंटीजन बी होता है, और ए बी को, क्योंकि ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, तो इसलिए ये बी वाले के साथ मिल जाता है। रुधिर वर्ग ए वाला रुधिर किस व्यक्ति को दे सकते हैं, रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग ए बी वाले को, दोनों को। रुधिर वर्ग ए बी सभी रुधिर वर्ग ग्रहण करता है, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन ए व बी दोनों होते हैं, इसलिए ये सभी रुधिर को ग्रहण करता है। किस रुधिर वर्ग को स्रावित्रिक दाता, आदाता या प्रापक या अथवा सर्वग्राही कहते हैं, तो इसे कहते हैं ए बी को, यानी ये क्या होता है, असेप्टर होता है। तो इसको याद करने का अगर शॉर्ट तरीका है तो ए से असेप्टर होता है, और असेप्टर मतलब ग्रहण करना होता है, तो ये सभी के रुधिर को ग्रहण कर लेता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ को सभी व्यक्तियों को दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। मानव रुधिर को कितने रुधिर वर्गों में बांटा गया है, तो 4, ए बी और ओ। इसके बाद इसमें प्लस माइनस का सिस्टम आ जाता है। मानव का लाल रुधिराणु को किस आधार पर रुधिर वर्ग में बांटा गया, एंटीजन के आधार पर, यानी एंटीजन के आधार पर ही वर्ग बांटे गए हैं रुधिर के। मानव के प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है, 2,
तो मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज किस में होती है, प्लाज्मा में होती है, और ये कितने प्रकार की होती है, 2, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, और इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव के लाल रुधिराणु की कोशिका कला में कितने प्रकार के एंटीजन प्रतिजन होते हैं? तो मैंने बताया था कि जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, एंटीजन। लाल रुधिर कोशिका मतलब आरबीसी में एंटीजन होता है, और ये कितने प्रकार होते हैं, 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। वैज्ञानिक लैंडस्टेनर को रुधिर वर्ग की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? 1930 ईस्वी में। जब किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है, अगर रुधिर वर्ग उससे अलग है तो रुधिराणु परस्पर चिपकने लगते हैं बड़े बड़े समूह, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, अभिश्लेषण कहते हैं। पहले क्या था कि प्राचीन काल में क्या था, रुधिर वर्ग की खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या था कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता था या किसी को रुधिर की आवश्यकता होती थी तो उसे किसी भी व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाता था। तो उससे क्या था, अधिकतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि रुधिर वर्ग भी होता है, क्योंकि रुधिर वर्ग की खोज नहीं होती। तो किसी भी व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जब रुधिर वर्ग मैच नहीं करता था तो वो क्या होता था, बड़े बड़े समूह में रुधिराणु क्या होते हैं, चपकने लगते थे, और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसे कहते हैं हम अभिश्लेषण। आगे देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रुधिर आदान, यानी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और देने की क्रिया को क्या कहते हैं, रुधिर दान यानी ब्लड डोनेशन। जब कोई व्यक्ति अपना रुधिर देता है तो उसे क्या कहते हैं, जब कोई देता है तो उसे क्या कहते हैं, रक्त दान यानी ब्लड डोनेशन। और जब उस रुधिर को चढ़ाया जाता है तो क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आगे देखते हैं। किसने पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक समान नहीं होता है? कार्ल लैंडस्टेनर ने। और कब लगाया? 1902 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टेनर ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रक्त थक्का जमने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेशन में, और दमदार सेशन होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। रक्त थक्का जमाने में सहायक विटामिन है के, जिसे फ्लोक्विनोन कहते हैं। रुधिर प्लेट्स का कार्य क्या होता है रक्त का थक्का जमाने का? रुधिर प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। तो जो डेंगू बुखार होता है उसमें प्लेटों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रुधिर का पानी होने लग जाता है और वो जमने की क्षमता खो देता है। तो इसकी जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन होता है। रुधिर प्लेट्स का आकार होता है गोल, अंडाकार और तस्त्रिनुमा होता है। रुधिर प्लेट्स में भी नहीं होता केंद्रक। तो ध्यान रखना कि रुधिर प्लेट्स में केंद्रक नहीं होता है। रुधिर प्लेट्स की मानव शरीर में संख्या कितनी होती है? तो 2.5 से 5 लाख होती है, यानी कि 2.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक होती है। तो अपन जी जब प्लेटलेटों की संख्या अगर 5 लाख से कम होने लग जाती है तो फिर खतरा होता है, और मैक्सिमम 1 लाख से नीचे होने पर ज़्यादा खतरा हो जाता है। रुधिर प्लेट्स पाई जाती है केवल स्तनियों के रुधिर में। स्तनियों के मतलब कि जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनमें ही पाई जाती है जिनमें स्तन होते हैं। श्वेत रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। इसमें पूछ रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। श्वेत रुधिराणु श्वेत क्यों होती है? तो इसमें है क्वेश्चन सही है। श्वेत रुधिराणु श्वेत क्यों होती है? तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए ये श्वेत होती है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? आरबीसी लाल होता है। श्वेत रुधिराणु हमें क्या प्रदान करते हैं? संक्रामक शक्ति, यानी कि हमें जो जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, रोगों के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्वेत रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन का होता है। श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से संख्या में कितने छोटे होते हैं, यानी कि कम होते हैं? जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वो आरबीसी की तुलना में कम होते हैं शरीर में। श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से होते हैं बड़े, तो श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से आकार में बड़े होते हैं और संख्या में छोटे। श्वेत रुधिराणु में पाया जाता है केंद्रक। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है जबकि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? श्वेत होता है। लाल रुधिराणु में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होती है। लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, यानी बोन मैरो में होता है। लाल रुधिराणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 डेज।
हमारा शरीर 1 सेकंड में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं बनाता है, यानी आरबीसी बनाता है? तो 2 मिलियन, यानी कि 2 लाख। लाल रुद्राणु में नहीं होता है केंद्रक, ध्यान रखना। एक प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। रुद्राणु के कितने भाग होते हैं? तो रुद्राणु के 3 भाग होते हैं। जो रुधिर के अणु होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो रुधिर होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। और रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, उसमें ही होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत रुधिराणु होते हैं? जो रुधिर होता है उसमें कितना प्रतिशत रुधिराणु होते हैं? 45%। और रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत रुधिर प्लाज्मा होता है? तो 55%। रुधिर प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर दें, यानी अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग कर दें तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिबम कहते हैं, ध्यान रखना। रुधिर प्लाज्मा के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन आती है? तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है उसके अंतर्गत कौन सी प्रोटीन आती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। रुधिर प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का। तो सॉरी, रुधिर प्लाज्मा पीले रंग का होता है और पारदर्शी होता है। शायद मैंने पिछले एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, तो पीले रंग का होता है। रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है? रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है। और रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? मीसोडर्म भाग से। मानव में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव में रुधिर की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? 7 से 8%। 7 से 8%। शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक किसके द्वारा जाता है? यानी शरीर के सभी अंगों से हृदय तक रुधिर किसके द्वारा जाता है? शिरा के द्वारा। हृदय से रुधिर शरीर के सभी अंगों तक किस द्वारा पहुंचता है? धमनी के द्वारा। पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन की क्षमता, यानी कि इसे बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यानी कि ऑप्शन में 7.3 से 7.5 आ सकता है, या अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो 7.4 आएगा। रुधिर किस प्रकृति का होता है? रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर विशेष प्रकार का होता है, एक तरल संयोजी। जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों या वाहिकाओं में संचरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों में संचरित न होकर छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं में से संचारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने। अब देखो, यह है जीभ। अब मैं आपको जीभ के बारे में बताता हूँ कि जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, अग्र भाग होता है, उसे कहते हैं मीठापन। ये क्या करता है? टेस्ट किसका करता है? मीठापन का टेस्ट करता है, जिसे शीर्ष भाग भी कहते हैं। फिर होता है मध्य भाग, यानी जिस जो शीर्ष भाग है उसके जो आगे वाला भाग है उसे नमकीन पसंद है, यानी नमकीन का टेस्ट करता है मध्य भाग। फिर उससे आगे जो किनारा होता है वो खट्टे, वो कौन सा टेस्ट करता है? खट्टे, वो खट्टे पदार्थों का टेस्ट करता है। फिर आधार भाग, यानी जो पीछे वाला भाग है, वो किसका स्वादिष्ट करता है? वो कड़वे का। वो किसको अनुभव करता है? कड़वे को। जीभ की स्वाद संवेदना किन कपाल तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। ल्यूकोप्लेकिया और ग्लूसाइट्स किससे संबंधित है? यानी ये दो रोग हैं, ये किससे संबंधित है? जीभ से संबंधित है। ल्यूकोप्लेकिया रोग और ग्लोसाइट्स रोग, ये जीभ से संबंधित रोग होते हैं। गंध के उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? यानी कि गंध के उद्दीपन, गंध को सूंघने वाले अंग को क्या कहते हैं? घ्राण इंद्रिय कहते हैं, यानी सूंघने वाली इंद्रिया। ब्रोमेन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यानी बोमेन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? नाक की श्लैष्मिक त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव त्वचा की कितनी परतें होती है? मानव त्वचा की 3 परतें होती हैं। ऊपर वाली परत को कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली परत को कहते हैं डर्मिस, और इसके नीचे वाली परत को कहते हैं हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था एपिडर्मिस बोलते हैं। सबसे ऊपरी जो त्वचा होती है उसे एपिडर्मिस।
हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। यानी कि हमारे शरीर का अगर ऑल ओवर अंग देखें तो त्वचा है। त्वचा का नियंत्रण करती है तापमान और जल हानि का। रक्त वाहिकाएं त्वचा की किस परत में नहीं पाई जाती है? एपिडर्मस में। जो एपिडर्मस होती है ये त्वचा की ऊपरी परत होती है, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं? धमनी और शिराएं होती हैं। रक्त वाहिकाएं त्वचा की किस परत में पाई जाती हैं? डर्मिस में। यानी कि एपिडर्मिस के नीचे एक परत होती है डर्मिस, इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन के कारण। यानी एक पिगमेंट होता है मेलानिन, इसके कारण क्या होता है? मानव की जो त्वचा होती है उसका रंग चेंज होता रहता है। अगर मेलानिन उच्च है तो उसकी त्वचा क्या हो जाएगी? सांवले कलर की होगी। अगर मेलानिन की मात्रा बहुत ही कम है तो वो क्या हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा, यानी गैरवे रंग का हो जाता है। मेलानिन त्वचा की किस परत में पाया जाता है? तो एपिडर्मिस यानी ऊपर वाली परत में। मनुष्य की त्वचा की कोशिकाओं में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। यह सूर्य की किरणों के प्रभाव से किस में बदल जाता है? तो विटामिन डी में। और विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। जो पसीना होता है ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है हमारी श्वेत ग्रंथियों से। और श्वेत ग्रंथियों से निकलने के कारण इसमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। एक बात और बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? अंतस्रावी या बहिस्रावी ग्रंथि? तो ये होते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो जितने भी हमारी श्वेत कोशिकाएं, तेलीय ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, और नाक में एक पाई जाती है बोमेन ग्रंथि, कान में भी पाई जाती है, और आँख में जो आंसू आते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, वो भी कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? रक्त से टच नहीं होती है, यानी कि जो इनसे एंजाइम निकलता है ये रक्त से टच नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए अलग ही होता है। पसीने का स्राव किन तंत्रिकाओं नियंत्रित होता है? अनुकंपी तंत्रिकाओं से। पसीने का स्राव किन तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है? अनुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा। त्वचा की किस परत में स्पर्श पिंड स्थित होते हैं? डर्मिस। पसीना निकालने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्वेत ग्रंथियां। और ये जो श्वेत ग्रंथियां है ये कौन सी ग्रंथियां है? बहिस्रावी ग्रंथियां। यानी कि इनके वहन के लिए अलग ही क्या होती है? नली होती हैं जिन्हें डक्ट बोलते हैं। श्वेत ग्रंथि, तेली ग्रंथि त्वचा की किस परत में पाई जाती है? डर्मिस। यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली परत होती है डर्मिस, इसमें पाई जाती है। त्वचा में स्थित छोटी कोशिकाकार सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है जिनसे एक वसायुक्त पदार्थ का स्राव होता है, इसे क्या कहते हैं? सीबम। त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित रहती है? एपिडोस उत्तक के रूप में। त्वचा, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन। ध्यान का, त्वचा, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियल। यानी कि मानव का जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, वह जिस हड्डियों में रहता है, यानी कि एक आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियल, कपाल। ध्यान का, क्या बोलते हैं? क्रेनियल या कपार। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? यानी कि ब्रेन की सुरक्षा के लिए, यानी मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तो इसका राइट आंसर 3। कौन कौन सी होती है? दृढ़ तनिका यानी ड्यूरेमेटर, जाल तानिका यानी आर्केनाइट, और मृत तानिका यानी कि पैरामीटर। तो इनको याद कर लेना। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयरों को क्या कहा जाता है? यानी ये जो तीनों लेयर हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। एग्जाम में आपसे 1350 ग्राम भी आ सकता है या 1450 ग्राम भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, या तो 1400 आएगा ऑप्शन में, फिर इसके बाद 1500, 1600, 1700 ऐसे आएंगे, या फिर 1350 आ जाएगा तो 1400 नहीं आएंगे ऑप्शन में। तो ये ध्यान रखना। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला हिस्सा होता है अपना, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, यानी बीच का जो होता है उसे मिड ब्रेन। फिर होता है पश्चिम मस्तिष्क, जो पीछे वाला होता है इसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है? इसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव।
अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? जो अग्र मस्तिष्क है उसे दो भागों में, एक होता है सेरिब्रम या इसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, दूसरा होता है डाइएनसेफेलोन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो यदि अगर ऑप्शन में आ रहा है सेरिब्रम तो सेरिब्रम करेंगे, अगर ऑप्शन में आ रहा है अग्र मस्तिष्क तो अग्र मस्तिष्क करेंगे। मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा। ध्यान रखना, सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, और ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को, यानी सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क का जो डाइएनसेफेलोन है उसे दो भागों में, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ये दो भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। रिपीट हो गया। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? तो भूख, प्यास व नींद का एहसास होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो कि डाइएनसेफेलोन का भाग होता है। मानव मस्तिष्क में ठंड, गर्मी और दर्द का अनुभव किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा होता है। निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप नियंत्रण का कार्य करता है। मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दो। अब देखो मध्य मस्तिष्क आ गया है, दूसरा भाग कौन सा आ गया? मानव मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सेरेब्रल और एक होता है कोरपोरो क्वाड्रिजेमिनिया। तो ध्यान रखना, जो अग्र मस्तिष्क का भाग था उसे कहते हैं सेरिब्रम, ये सेरेब्रल है। मानव मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में? अब पश्चिम मस्तिष्क तीसरा जो भाग आ गया पश्चिम मस्तिष्क, इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है सेरिबेलम, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी मानव का अगर शरीर का संतुलन किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा। अब देखो आप समझ लो, क्योंकि ये जो है वर्ड लगभग सेम है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको एक साथ समझा दिया है कि सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो कि बुद्धि का केंद्र होता है, सेरिब्रल ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, और सेरिबेलम ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है जो कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में बांटा गया? अब जो पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम, इसको दो भागों में बांटा गया है, मेंडुला ओब्लागेटा और एक होता है पोन्स वेरोलाई। एक ध्यान रखना कि जो मेंडुला होता है, केवल अगर मेंडुला लिखा हो तो वो संबंधित होता है किडनी से, ध्यान रखना किडनी से, लेकिन इसमें क्या है मेंडुला ओब्लागेटा, तो ये किसका भाग हो गया? मस्तिष्क का, और कौन से का हो गया? पश्चिम मस्तिष्क के स्टेम, मस्तिष्क स्टेम का हो गया। तो ध्यान रखना मेंडुला ओब्लागेटा। मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। ध्यान रखना अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित मेंडुला ओब्लागेटा, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम करता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उससे किस अंग के ऊतकों को मर जाने से है? मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार पर। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये एक अंतस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, यानी इससे हार्मोन स्रावित होते हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनसे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो ये एक अंतस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और ये मानव के मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है, और इससे स्रावित जो हार्मोन होता है वह वृद्धि हार्मोन होता है। वैसे तो कई हार्मोन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया वृद्धि हार्मोन, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के समान होती है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? मेंडुला ओब्लागेटा, यानी मस्तिष्क होता है इसको रीढ़ की जो हड्डी है उससे कौन जोड़ता है? मेंडुला ओब्लागेटा। यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए कि जो मेंडुला ओब्लागेटा है इसका प्रसार रूपी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? अब हृदय की जो धड़कन है वो क्या है? कोई एक अनैच्छिक धड़कन, वो है अनैच्छिक, ठीक है, तो अनैच्छिक क्यों है? तो इसलिए इसको नियंत्रित कौन करेगा? मेंडुला ओब्लागेटा। कान का निरीक्षण करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ओटोस्कोपी कहते हैं। तो कान को निरीक्षण करने तकनीक को ओटोस्कोपी कहते हैं।
कान कितने मुख्य कार्य हैं, कान के कितने मुख्य कार्य हैं, तो दो हैं। एक तो ये श्रवण का कार्य करता है, सुनने का, और दूसरा शरीर का संतुलन। यू स्टेशन ट्यूब नली कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कान में पाई जाती है, ठीक है, ये मध्य कान में पाई जाती है, जिसे मिडिल ईयर बोलते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि कान के कितने भाग होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कान के दो मुख्य कार्य श्रवण और शरीर संतुलन, यह दोनों कार्य किस कपाल तंत्रिका के द्वारा किए जाते हैं? 8वीं कपाल तंत्रिका। कान के कितने भाग होते हैं, तो ये समझो कान के कितने भाग होते हैं। तो कान के 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण जिसे एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, मध्यकर्ण जिसे मिडिल ईयर बोलते हैं, और अंतकर्ण जिसे इंटरनल ईयर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कान इस टाइप से होता है अपना, इस टाइप से अपना कान होता है, ठीक है। ये जो है इस भाग को क्या कहते हैं? मध्यकर्ण, और ये यहाँ तक। फिर यहाँ जाती है अपनी क्या? झिल्ली, यानी पर्दा, कान का पर्दा। फिर यहाँ पर होता है ऐसे, ठीक है। फिर एक यहाँ पर होता है भाग, ठीक है। तो ये 3 भाग हो गए। इसे तो कहेंगे इस पूरे को, इसको, और इस पूरे को क्या कहेंगे? बाह्यकर्ण। ये जब कान का पर्दा आता है और कान के पर्दे वाला जो भाग होता है, इसे क्या कहेंगे? मध्यकर्ण। और ये जो है मध्यकर्ण के बाद होगा अंतकर्ण। ध्यान रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हड्डी कितनी होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कान के कितने भाग होते हैं? रिपीट हो गया क्वेश्चन। बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं? अब आता है बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं। कान के होते हैं 3 भाग, अब आता है बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं। तो बाह्यकर्ण के 2 भाग होते हैं, कर्णपाली यानी पिना, और बाह्यकर्ण नलिका। तो मैं समझाता हूँ, ये एक अपना कान होता है, ठीक है। तो ये जो कान होता है बाह्य, इसे बोलते हैं कर्णपल्ली, यानी इसका कार्य क्या होता है? ये क्या होता है? ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। फिर इसके बाद ये जो है, ये इस नली को बोलते हैं बाह्यकर्ण नलिका। तो इसका दूसरा भाग होगा बाह्यकर्ण नलिका। इसमें से क्या होती है? ध्वनि तरंगें आगे जाती हैं, और आगे जाके किस में टकराती हैं? ये टकराती हैं पर्दे से। इसे ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम, यानी कि ये कान की झिल्ली से टकराती हैं। फिर आगे यहाँ मध्यकर्ण में पहुँच जाती है, और मध्यकर्ण में 3 हड्डियाँ होती हैं, जो कि मैं आप बताता हूँ आपको। ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कर्णपाली के द्वारा, यानी कि जो कर्णपाली होती है अपनी, उसके द्वारा। बाह्यकर्ण नलिका यानी एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल बोलते हैं इसे, जो मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगे इसके एकत्रित करके इससे गुजारी जाती हैं। तो ये होती है बाह्यकर्ण नलिका। से मोम जैसा एक द्रव स्रावित होता है। यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सेरुमन ग्रंथि। तो ध्यान रखना, ये सेरुमन ग्रंथि होती है, जिसके कारण हमारा जो कान होता है वो थोड़ा चिकना चिकना होता है, यानी चिकना बना रहता है, ठीक है। तो इस चिकनाहट से क्या होता है कि जब भी हम कोई धूल या कण अगर कान में जाते हैं, तो इसमें चिपक के रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे कानों में मैल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बाह्यकर्ण नलिका एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल की लंबाई कितनी होती है? यानी इस तरह जो कान होता है, ठीक है, और इसके बाद ये जो नली होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, टिम्पैनिक के नाम से किसे जाना जाता है? मध्यकर्ण, यानी मध्यकर्ण को टिम्पैनिक भी कहते हैं। कान की 3 अस्थियां किस भाग में पाई जाती है? तो मध्यकर्ण में। तो मैंने बताया था कि कान में 3 अस्थियां होती हैं, ये किस भाग में पाई जाती है? मध्यकर्ण में। यानी जब ये ऐसे झिल्ली आ जाते हैं यहाँ पर, ये हो गई बाह्यकर्ण नलिका, और ये हो गया कान का कर्णपल्ली। तो यहाँ पर ये पर्दा आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर आता है मध्यकर्ण। तो यहाँ पर ये 3 अस्थियां लगी होती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से 3 अस्थियां लगी होती है। तो ध्यान का किस में होती है? मध्यकर्ण में। आगे देखते हैं अस्थियों के नाम। तो इन अस्थियों के नाम है आकार बड़ा से छोटा, अवरोही क्रम के आधार पर कान की हड्डियों का क्रम। तो मैलिस, इनकस और स्टेपिज, यानी इसी क्रम में लगी होती है। मैलिस सबसे बड़ी होती है, फिर इससे छोटी इनकस, और सबसे छोटी स्टेपिज। तो ये ध्यान रखना, ये मध्यकर्ण में होती है तीनों अस्थियाँ। तो एक कान में 3 अस्थियाँ, तो दोनों कानों में कितनी होगी? 6 अस्थियाँ होती हैं। कान की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? मैलिस। अब ध्यान का, मैलिस हथौड़े के आकार की होती है, इसलिए इसे हथौड़ा हड्डी भी कहते हैं। तो इसे हथौड़ा हड्डी या हैमर हड्डी भी कहते हैं। आगे देखते हैं, कान या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज हड्डी, ठीक है, जिसका आकार रकाब का तरह होता है, यानी घोड़े के रकाब की तरह होता है, इसलिए इसे रकाब हड्डी या स्ट्रीरब भी कहते हैं। मानव की किस हड्डी पर पाई जाने वाली पेशियाँ सबसे छोटी होती हैं? स्टेपिज भी, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, इसलिए इसमें पाई जाने वाली पेशियाँ भी छोटी होती हैं।
आगे देखते हैं, कान की किस हड्डी का आकार निराई की तरह होता है? इनकस हड्डी, यानी जो इनकस हड्डी है उसका आकार निराई की तरह होता है, जो निराई करते हैं अपन खेत में निराई करते हैं उसकी तरह, जिसे एनुअल भी बोलते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब नली कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना, मध्य कर्ण में ये नली पाई जाती है। यानी इस तरह ये कान का ड्रम हो गया झिल्ली, ये मध्य कर्ण हो गया, ये हड्डी हो गई तीनों, तो यहाँ से एक नली जाती है इस तरह से, इसे बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब नली। ये क्या होती है? ये कान से नाक और किस में जाती है? गर्दन में जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब नली, जो कि मध्य कर्ण में होती है। कान को नाक और गले में कौन सी नली जोड़ती है? तो इसे यूस्टेशियन ट्यूब नली जोड़ती है, ध्यान रखना। मध्य कर्ण की अस्थियों की श्रृंखला में नुकसान होने पर भी हमें थोड़ा सा सुनता रहता है, यानी मध्य कर्ण की अस्थियों में श्रृंखला में नुकसान होने पर भी हम थोड़ा थोड़ा सुनता रहते हैं। मैस्टोड अस्थि के कारण, ध्यान रखना। ENT ट्यूब किसे कहा जाता है? तो इसे यूस्टेशियन ट्यूब को ही ENT ट्यूब कहते हैं। ई का मतलब होता है ईयर, एन का मतलब होता है नोज, और थ्रोट का मतलब होता है गला, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब क्या होते हैं? इन तीनों को जोड़ती है। कान की कौन सी हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है? स्टेपिज या स्टेप्स? ये हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है, सबसे बाहर की तरफ होती है मेलिस, फिर इनकस और फिर स्टेपिज। कान की कौन सी हड्डी सबसे बाहर की तरफ होती है? मेलिस, जिसे हथौड़ा भी कहते हैं। आंतरिक कान किस हड्डी में होता है? यानी आंतरिक कान किस हड्डी में होता है? टेम्पोरल अस्थि के पेट्रस भाग में। सुनने तथा शरीर के नियंत्रण संबंधी भाग अंग कान को किस भाग में स्थित होते हैं? अंतकरण में, यानी इंटरनल ईयर में। अंतकरण की गुहा के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है, इसका क्या नाम है? एंडोलिम्फ, ध्यान का, एंडोलिम्फ होता है। अंतकरण कितने भाग होते हैं? अब देखो, अंतकरण तीसरा भाग हो गया कान का अंतकरण, इसके कितने भाग होते हैं? 3। अर्धचंद्राकार नलिका, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। अंतकरण में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाएं संख्या में कितनी होती है? 3, 2 खड़ी और 1 पट्टी। प्रत्येक अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर कैनाल के एक छोर पर एक फूला हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? एम्फुला कहते हैं, एम्फुला कहते हैं। शरीर संतुलन का कार्य अंतकरण के किस भाग या अंग द्वारा किया जाता है? वेस्टिब्यूल द्वारा। कोक्लिया भाग से श्रवण सुनने संबंधी कोक्लियर तंत्रिका निकलती है, इसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरिब्रम से, ध्यान का, सेरिब्रम से है, जो कि सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जिसे बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। 8वीं कपाल तंत्रिका के कितने भाग होते हैं? 2। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? डेसिबल में। तो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। कान की कौन सी पेशी अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है? पिन्ना पेशी, ध्यान रखना, पिन्ना पेशी। आम बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 60 से 70 डेसिबल। आगे चलते हैं। मनुष्य की कान की अधिकतम ध्वनि तीव्रता सहन करने की क्षमता कितनी होती है? 130 डेसिबल होती है। दोनों कानों में कुल कितनी हड्डी होती है? 6। एक कान में 3 होती है, मेलिस, इनकिस और स्टेपिज, तो दोनों कानों में मिला के कितनी होगी? 6। मेलियस हड्डी किस किस से जुड़ी हुई होती है? कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम और इनकस से। तो मैंने बताया था कि जो मेलिस हड्डी होती है वो किससे स्टार्ट होती है? कान का जब पर्दा होता है उससे स्टार्ट होती है, यानी कि ये इस तरह कान का पर्दा है, यहाँ से मेलिस हड्डी शुरू होगी, ठीक है। फिर मेलिस के बाद इनकस आ जाएगी, और इनके उसके बाद स्टेपिज आ जाएगी। स्टेपिज और स्टेपिज किससे जुड़ी रहती है? अंतकरण से, यहाँ अंतकरण आ जाता है। तो कान का पर्दा से मेलिस हड्डी, और लास्ट में किससे जुड़ती है? इनकस से। आगे देखते हैं, इनकस हड्डी किससे जुड़ी होती है? तो इनकस हड्डी का अगला सिरा मेलिस से और पिछला सिरा स्टेपिज से। फिर आगे देखते हैं, स्टेपिज हड्डी किससे जुड़ी होती है? स्टेपिज हड्डी किससे जुड़ी होती है? तो स्टेपिज हड्डी का अगला सिरा इनकस से और लास्ट वाला सिरा वेस्टिब्यूल से, और वेस्टिब्यूल अंतकरण का भाग होता है। स्टेपिज हड्डी किस किस से जुड़ी हुई होती है? इनकस और वेस्टिब्यूल से। इनकस हड्डी किस किस से जुड़ी हुई होती है? मेलियस और स्टेपिज से। ध्यान करें, बीच में होती है मेलिस और स्टेपिज के, तो अगला सिरा मेलियस से और पिछला सिरा स्टेपिज से। मेलियस हड्डी किस किस से जुड़ी हुई होती है? कान का पर्दा और इनकस से। वापस रिपीट क्वेश्चन हो गया। दोनों कानों में कुल कितनी हड्डी होती है? 6। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कान की कौन सी पेशी अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है? पिन्ना पेशी। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? डेसिबल में। 8वीं कपाल तंत्रिका के कितने भाग होते हैं? 2।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक दमदार सेशन के साथ। तो बाय बाय।